कितना पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, इन सारी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। किताबों को थोड़ा समय देना है, आपका समय जो है ऑटोमेटिक ही बदल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, कब एग्जाम खत्म हो और कब मैं बाहर जाऊं, इस तरह की भ्रांतियां और मन में विचार आते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं कि मैं आपको एक पढ़ाई का इतना शानदार फॉर्मूला बता रहा हूं, आप उसे अगर जिंदगी में उतार लेते हैं तो वास्तव में दुनिया से आप बहुत आगे निकल जाएंगे और दुनिया बहुत पीछे रह जाएगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज आती है, पढ़ने का सही समय क्या है। नमस्कार साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास बड़ी ही मजेदार, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, इस बार भूगोल 100 पार, यानी इस बार भूगोल में 100 पार कैसे किया जाए। भूगोल ही नहीं, चाहे दुनिया का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसकी पढ़ने की सबसे पहले रणनीति बनाई जाती है। किसी भी सब्जेक्ट को हमें पढ़ना कैसे है पूरे साल, और जब तक हमारे एग्जाम नहीं हो जाते, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो हमारे, चाहे वो स्कूलिंग के एग्जाम हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। इसके अलावा कितना पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, इन सारी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का सेशन क्या होने वाला है, बड़ा ही मजेदार होने वाला है। किसी कवि ने बहुत शानदार पंक्तियां कही है कि समय को थोड़ा समय दीजिए, समय आपका समय बदल देगा। इसका मतलब यह है कि किताबों को थोड़ा समय देना है, आपका समय जो है ऑटोमेटिक ही बदल जाएगा। तो भूगोल की इस साल की हमारी 100 पार की जो रणनीति है वो किस प्रकार होने वाली है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और किस प्रकार पढ़ना चाहिए, आज का सेशन पूरा इसी पर चलेगा। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। पढ़ने का सही तरीका जानने के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे पंक्तियां मैंने ली है कि लिख के पढ़े। इसका क्या मतलब हुआ भाई, लिख के पढ़ने से क्या हो जाएगा गुरुजी? देखिए लिख के पढ़ने से क्या हो जाता है, एक एक चीज को आज हम समझने वाले हैं और आज मैं आपको ये पूरा समझा दूंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। आप में से कई लोगों को, लगभग 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि कैसे पढ़ना है। तो आज का जो सेशन है वो कैसे पढ़ने पे है, कि पढ़ना कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, किसी भी विषय को आप पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने का तरीका सीखेंगे और उसके बाद लास्ट की जो स्लाइड है उसमें हम ये जानेंगे कि हमारी इस भूगोल को कैसे पढ़ें। तो सिर्फ भूगोल वालों के ही लिए नहीं, ये सारे जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्कूलिंग के बच्चे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण सेशन है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, लिख के पढ़े, यानी आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको लिख लिख के याद करें। जैसे मेरा वीडियो आप देख रहे हैं और आने वाले लेक्चर में मैं कोई भी चीज बताता हूं आपको, तो उसको आप नोट डाउन कर ले, अच्छे से अपने नोट्स बनाए। इसका क्या फायदा होने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूं। स्वयं के नोट्स बनाए, यानी खुद के नोट्स होने चाहिए। मैंने कई बच्चों को, कई विद्यार्थियों को ये कहते हुए सुना है कि सर यहाँ के नोट्स हमें मिल सकते हैं क्या, वहाँ उस इंस्टीट्यूट के नोट्स हमें भेज दीजिए। मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं होता नोट्सों से। अगर आप किसी और के नोट्स जहाँ से आप पढ़े ही नहीं है, उन नोट्सों को काम में लेकर आप अपनी पढ़ाई और तैयारी को जारी रख रहे हैं, तो आपके आधे नोट्स ही समझ में आएंगे। वो खुद के नोट्स बनाए कैसे जाते हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता आप दीजिए कि लिखकर पढ़े और खुद के नोट्स बनाए। अब इससे फायदा क्या होगा कि गुरुजी हम लिख के भी पढ़ लेंगे और खुद के नोट्स भी बना लेंगे, लेकिन इसका फायदा तो बताओ हमें, इससे हमें क्या हो जाएगा, ऐसा चमत्कार हमारी लाइफ में, ऐसा क्या मतलब जो है कि चेंज आ जाएगा कि वास्तव में ये दोनों चीजें कारगर साबित होगी। तो मैं ये चीजें आपको समझा रहा हूं। लिख के पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, सबसे पहली बात आप सब जानते हैं, हेड राइटिंग, मोती वाले अक्षरों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे पहले आपकी हेड राइटिंग जो है, किसकी बात कर रहा हूं लाडले, हेड राइटिंग की बात कर रहा हूं, हेड राइटिंग की बात कर रहा हूं। आपकी हेड राइटिंग जो है वो बहुत सुंदर हो जाएगी, यानी अक्सर ऐसे चमकेंगे जैसे मोती चमकते हैं, क्योंकि आप रोज लिखेंगे तो धीरे 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 एक दिन आप देखेंगे कि आपकी हेड राइटिंग इतनी सुंदर हो जाती है। और आपने अक्सर देखा होगा कई बच्चे कमजोर होते हैं,
पढ़ाई में थोड़े वीक होते हैं, फिर भी उनके परसेंटेज इतने अच्छे आते हैं, जो रात दिन पढ़ते हैं उनके उतने अच्छे नहीं आते हैं जितने अच्छे नंबर उनके आते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या कारण है? हेड राइटिंग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप कितने भी बड़े ज्ञाता है, आपको सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन किसी कारण से आप अपनी हेड राइटिंग को नहीं सुधार पाए, अपनी लिखावट को सुंदर नहीं बना पाए, तो आप उतना अचीव नहीं कर पाते, जो मार्क्स आपके आने चाहिए वो नहीं आ पाते। उसके पीछे हेड राइटिंग होती है। मेरी हेड राइटिंग बहुत खराब थी, लेकिन मैंने लिखने की प्रैक्टिस बनाई, और आज जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूं वो सारी वो चीजें हैं, वो नियम है जो मैंने खुद की लाइफ में अप्लाई किए हैं। तो हेड राइटिंग का सुंदर होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे मेरी सुधरी, आप में से कईयों की खराब भी होगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, हेड राइटिंग सुधर जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, लिखकर पढ़ने से और अपने नोट्स बनाने से दूसरी चीज जो डेवलप होगी वो होगी स्टेमिना। क्या है गुरुजी स्टेमिना? अभी समझाते हैं आपको। स्टेमिना का मतलब है एग्जाम हॉल में हमें 3-3 घंटे तक लिखना होता है। 3-3 घंटे हम बैठे बैठे लिखते हैं, और आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो 3 घंटे लगातार लिखते लिखते अंगुली दुखने लग जाती है, एक जगह बैठे नहीं रह पाते हैं, कब एग्जाम खत्म हो और कब मैं बाहर जाऊं, इस तरह की भ्रांतियां और मन में विचार आते रहते हैं। पूरा फोकस एग्जाम पर नहीं कर पाते हैं, घर आते हैं जब चेहरा पूरा लटक जाता है। एग्जाम पेपर बहुत अच्छा था, फिर भी चेहरा लटक गया क्योंकि लिखने में जोर आया। और वो वही लोग होते हैं जो लिख के नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा हेड राइटिंग सुधर जाएगी, ये तय है। स्टेमिना बन जाएगा, ये तय है। इसके अलावा और क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज होने वाली है, ध्यान से सुनना। जब आपका बोर्ड का पेपर या कोई भी पेपर आएगा, उस समय आपके खुद के नोट्स होंगे, तो आप जल्दी से रिवीजन कर देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और ये बहुतों को पता भी है, लेकिन अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। जल्दी, फास्टली, फटाफट से रिवीजन, आपके खुद के लिखे हुए नोट्स। अब आपके माइंड में कईयों के दिमाग में चल रहा है कि नोट्स कैसे बनाए, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आप जो नोट्स आप खुद बना रहे हैं, आपने खुद ने वीडियो में देखा या सर से पढ़े हैं, आपने खुद ने मेन पॉइंट जो है वो किस प्रकार से अपने रजिस्टर में आपने लिख लिए, और जब एग्जाम है, जिस पेज को या फिर जिस रजिस्टर को लिखने में आपको पूरा साल लगा है, मैं वादा और दावा करता हूं कि आप 2-3 घंटे के अंदर उसको रिवाइज कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने लिख के पढ़ा है, स्वयं के लिखे हुए, खुद के लिखे हुए, और लिख के पढ़ने से आपकी हेड राइटिंग वगैरह बहुत तो इंप्रूव हो ही रही है। उसके अलावा स्वयं के नोट से तो फटाफट रिवीजन हो जाता है। तो क्या समझे यहां से, आप लिख के पढ़ना चाहिए और स्वयं के नोट्स होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए ये बात किस किस को पसंद आई है। आगे क्या देख रहे हैं हम, आगे एक चमत्कारी चीज को देखने वाले हैं हम, जिन्होंने शिकागो में 48 घंटे तक लगातार भाषण दिया। वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं कि मैं आपको एक पढ़ाई का इतना शानदार फॉर्मूला बता रहा हूं, आप उसे अगर जिंदगी में उतार लेते हैं तो वास्तव में दुनिया से आप बहुत आगे निकल जाएंगे और दुनिया बहुत पीछे रह जाएगी। कैसे बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं, ये तो हम चर्चा करेंगे ही। लिख के पढ़ना है और क्या करना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसको बड़े ध्यान से समझना है। क्या फॉर्मूला बता रहे हैं, इससे पहले हम एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट से हम इस फॉर्मूले को समझने का प्रयास करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप में से सब बच्चों को मतलब समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक रफली चार्ट बनाया है, लाइनें इधर उधर हो सकती है। इसमें हम 7 हमारे जो डेज होते हैं, 7 संडे मंडे जो होते हैं, उस प्रकार से कितनी होगी, 1 2 3, ये हो गया हमारा चौथा कॉलम, 5 6 और 7 हो गए मेरे हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब क्या करने वाले हम, इसमें लिखेंगे हम वार, और इसमें हम लिखेंगे टॉपिक कि हमें पढ़ना क्या है। एक 7 दिन की रणनीति में बना रहा हूं, और इतनी कारगर साबित होने वाली है कि आप देखेंगे कि वास्तव में मजा आ गया सर। अब तो ये टेंशन ही नहीं होता कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्योंकि सब रणनीति के तहत हो रहा है। क्या करना है, जैसे यहां आज सोमवार है, चाहे मंगलवार ही, आज मैं तो एक बेसिक बता रहा हूं कि सोमवार है, फिर मंगलवार आता है, आप सबको पता है, ये तो आप सब जानते ही है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। अब मैं रवि को ऊपर भी ले सकता था, लेकिन रवि ने कहा मैं नीचे रहूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई,
क्योंकि ये रणनीति तय करने में कारगर साबित होगा। अब जैसे ये तो हो गए वार, 7 डेज की हम रणनीति बता रहे हैं, और ये हम नहीं बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? स्वामी विवेकानंद। इसलिए वीडियो लेक्चर को छोड़ के भागने की जो कोशिश करेगा वो आज बहुत कुछ मिस कर देगा। बहुत कुछ मिस नहीं करना है, इनकी रणनीति को ध्यान से समझना जो मैंने लाइफ में उतारी है, और मेरे कई साथी ऐसे हैं जो आज बहुत ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंच चुके हैं, पढ़ लिखकर IAS IPS तक पहुंच चुके हैं, उन सब ने इस फॉर्मूले को अपनाया है। ये बहुत पहले बता के चले गए, जब ये शिकागो गए थे 1893 में, उस समय की इनकी एक किताब है, उसमें ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ध्यान से समझना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं। इन 7 डेज में आप तय कर ले कि आपको सोमवार को क्या पढ़ना है। जैसे मैं ज्योग्राफी का, भूगोल का विद्यार्थी हूं तो भूगोल के टॉपिक लूंगा। में से कोई हिस्ट्री का है तो वो हिस्ट्री के टॉपिक लेगा, कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई जिंदाबाद वाली पॉलिटिक्स का है तो वो उसके टॉपिक लेगा। जैसे मैं मान लो कि सोमवार को मैं भूगोल के टॉपिक ले रहा हूं, और भूगोल में मैं सोमवार को 1 घंटा कृषि पढ़ रहा हूं, एग्रीकल्चर पढ़ रहा हूं भारत का, फिर 1 घंटा मैं भारत के वन पढ़ रहा हूं। फिर आप कुछ भी टॉपिक ले सकते हैं, मैं तो वर्बली मौखिक उठा रहा हूं यहाँ पे, ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में वो चीजें मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप कोई सा भी टॉपिक ले सकते हैं। कृषि पढ़ा हमने, वन पढ़ा, फॉरेस्ट की बात की हमने, फिर हमने मिनरल्स यानी खनिज की बात की, फिर हमने सॉइल्स यानी मृदा की बात की। कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, चिंता ना करें। फिर हमने क्लाइमेट की बात की, फिर हमने जो है वेदर की बात की, और फिर हमने इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट या पर्यावरण कह देते हैं उसको, पर्यावरण की बात की। ये टॉपिक मुझे इस वीक में पढ़ने हैं, तो मैंने ये एक चार्ट बना लिया अपना कि मुझे इस वीक में ये पढ़ना है, और मैं 1 घंटा रोज पढ़ूंगा। कितना पढ़ूंगा? 1 घंटा। क्या अब तक लॉजिक आ गया विवेकानंद वाला? बिल्कुल भी नहीं, लॉजिक आने वाला है अब क्या करना है, अब ध्यान से समझना है। अब विवेकानंद कहते हैं कि आपने संडे को आप कुछ मत लीजिए, संडे को आप कुछ भी मत लीजिए, मैं बता दूंगा आपको संडे को क्या करना है। ये लो जी, मैंने हटा दिया संडे का, ठीक है। अब जैसे ही सोमवार को आप कृषि करने या कृषि टॉपिक को पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो कृषि को आराम से 1 घंटे तक पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1 आवर्स इसको कंप्लीट पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है सोमवार को। अब आप मंगलवार को, लॉजिक यहां छुपा है विवेकानंद का, किसी को नहीं पता है, मैं कह रहा हूं छाप लो दिमाग में। मंगलवार के दिन जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठे हैं, सबसे पहले आपने जो सोमवार को पढ़ा था कृषि, उसको 15 मिनट तक रिवाइज कीजिए। कितने मिनट तक? 15 मिनट तक। यानी कि 24 घंटे बाद पहला रिवीजन हो जाना चाहिए, ये कहते हैं स्वामी विवेकानंद। यानी आपने जो कृषि पढ़ी है फर्स्ट डे सोमवार को, उसी को मंगलवार को फिर 15 मिनट रिवाइज करना है। क्यों गुरुजी 15 मिनट क्यों? इतना बड़ा टॉपिक जिसको हमने 1 घंटे पढ़ा, अब उसको 15 मिनट क्यों दें? 15 मिनट में वो आसानी से रिवीजन हो जाएगा, वो आसान तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और फिर कहते हैं स्वामी विवेकानंद, अगला जो रिवीजन है वो आप 7 डेज में कर दो। कब तक कर दो? ये तो बता रहे हैं हाउर्स का यहाँ पे कि एक रिवाइज तो आप 24 घंटे में कर दो, और दूसरा जो रिवाइज आप करते हो वो 7 दिन में कर दो। यानी संडे को कब करोगे? संडे को आपको मात्र 5 मिनट, आपने जो सोमवार को पढ़ा था, मंडे को पढ़ा था, उसको रिवाइज करना है कृषि को। फिर मंगलवार को सर हम 45 मिनट क्या करेंगे? मंगलवार को 15 मिनट रिवीजन करने के बाद जो 45 मिनट बचे हैं, उन 45 मिनट में आप 1 को पढ़ेंगे। और जब आप दूसरे दिन बुधवार को, मतलब तीसरे दिन जब आप खनिज पढ़ने बैठे हैं, जब 15 मिनट आप 1 को रिवाइज करें, यहां आपने कृषि को रिवाइज किया, यहां आप 1 को रिवाइज करें, और फिर 45 मिनट खनिज को पढ़े। अब आप कहेंगे सर खनिज में समय घट रहा है, 1 में घट रहा है, तो 15 मिनट आगे भी तो मिल रहे हैं आपको अगले दिन। फिर आप गुरुवार के दिन जब मृदा पढ़ रहे हैं, उस दिन आप खनिज को 15 मिनट रिवाइज करें। जब आप शुक्रवार को जलवायु पढ़ रहे हैं, तो यहां 15 मिनट किसको रिवाइज करेंगे? मृदा को रिवाइज करेंगे। और जब शनिवार को आप मौसम पढ़ रहे हैं, तो वो संडे को ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएगा। अब सर संडे को 5-5 मिनट से कितने मिनट होते हैं? जोड़ लो, 5 मिनट 7 मिनट आप रिवाइज कर रहे हो, तो कितने होते हैं? 31 मिनट होते हैं। आधा घंटा रिवाइज करना है। फिर हम आधा घंटा क्या करेंगे? जो 30 मिनट तो आपने 5-5 मिनट जो 6 टॉपिक आपके पढ़े आपने हफ्ते भर में, संडे को उनको रिवाइज करना है। क्योंकि विवेकानंद कहते हैं कि 7 डेज में अगला रिवीजन हो जाना चाहिए। पहला रिवीजन कब हुआ? 24 घंटे में। दूसरा कब हुआ?
7 डेज में। दोनों रिवाइज आपने कर ली है 7 दिन बाद। उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस ट्रिक को मैंने अपनी लाइफ में उतारा है और आज मैं वो सारी चीजें आपको बता रहा हूं जो पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है। जिसने आज की बातों को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर से सिर्फ 1 हफ्ते तक अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, वो इतने शानदार वाले चेंजिंग देखेगा कि वास्तव में उसे मजा ही आ जाएगा पढ़ने का। वो दुनिया से बहुत आगे निकल जाएगा। इसके अलावा इस संडे को 30 मिनट जो बचे हैं आपके पास, उस 30 मिनट में आप अगले 7 दिन की रणनीति बना ले। कृषि, वन, खनिज, मृदा, जलवायु, मौसम आप पढ़ चुके, टॉपिक पूरा नहीं हुआ है तो कृषि को दोबारा लो, वन को दोबारा लो। आप किसी तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं, अपनी रणनीति को बना सकते हैं। एक बहुत बड़े एजुकेटर ने कहा था कि आपकी रणनीति इतनी कारगर होनी चाहिए कि उसे बनाने में चाहे 1 महीना लग जाए, लेकिन वो आपकी 100% जीत तय करने वाली होनी चाहिए। यानी कि आप 1 महीने तक बैठ के भले आप रणनीति बना लो, लेकिन रणनीति इतनी कारगर साबित होनी चाहिए कि आपको 100 में से 100% सफल करे। और वो बात विवेकानंद कहते हैं कि आपको पढ़ना इस तरीके से चाहिए। तो आपके ये समझ में आ गया कि सबसे पहले नोट्स बनाने हैं, इससे हेड राइटिंग होगी, जल्दी रिवीजन होगा, स्टेमिना बन पाएगा खुद के नोट्स बनाने से और लिख करके पढ़ने से। फिर विवेकानंद का ये पढ़ने का फॉर्मूला हमने देखा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज आती है, पढ़ने का सही समय क्या है। आपका जब मन करे, आपकी जब इच्छा हो, तब आप पढ़ सकते हैं। जिंदगी में एक ही चीज याद रखें, खूब पढ़ो, खूब खेलो, खूब सो, सारी चीजें खूब करो आप, लेकिन जिसका समय जो है वो समय उसको दिया करो। यानी खूब पढ़ने में लग गए तो ये भूल गए खूब पढ़ना है। पढ़ने का सही समय क्या है ये अपने अकॉर्डिंग हो सकता है। जिसको जो समय सुटेबल हो वो समय वो पढ़ने का ले सकता है। लेकिन मैं अपनी लाइफ में और मेरे कई साथी जो सफल है वो अपनी लाइफ में पढ़ने का सही समय जो रखते हैं और किस प्रकार से अपने दिन की शुरुआत करते हैं वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको ये पसंद आए तो आप भी अपना सकते हैं। सबसे पहले आप में से जो जुड़े हुए अधिकतर बच्चे स्कूलिंग है और कंपटीशन के जो बच्चे देखते हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे क्या करना है देखो, हम जो है अधिकतर समय जो पढ़ने का है या तो हम सुबह रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या हम शाम को, इसको रात भी कह सकते हैं, शाम को रखते हैं। सबसे पहले जितने भी सफल व्यक्ति जो हुए हैं उन्होंने अपने उठने का यानी सुबह जागने का, जिसको जागरण कह सकते हैं हम, जगने का जो समय है वो 4 से 5 बजे के बीच रखा है। तो कई लोग ऐसे होते हैं वो 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, तो मैं कहता हूं कि वो 5 बजे अर्ली मॉर्निंग, सुबह की बात कर रहा हूं, 5 बजे उठ जाए। 5 बजे उठने के बाद क्या करेंगे, 5:45 तक यानी कि 5:45 बजे तक नाना, यानी आपके नित्य कार्य जो होते हैं, नाना धोना, ब्रश करना, सारी चीजें आप कर लेंगे। और फिर 5:45 से, कहां से, 5:45 से लेकर 6 बजे तक ये 15 मिनट, अगर आप आस्था वाले बच्चे हैं और भगवान में भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला में भरोसा करते हैं, ईसा मसीह में भरोसा करते हैं, गुरु साहिब में भरोसा करते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उनके सामने बैठिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि धन्यवाद और शुक्रिया अदा कीजिए कि आप आज का दिन आपके सामने है और इसमें आपको बहुत कुछ करना है। ये 1 घंटा आपने ऐसी जगह पे दिया है जहां आप पूरे दिन के लिए रेडी हो चुके हो। एक बार सोच के देखो और एक दिन करके देखो। सुबह उठ के 5 बजे और 5:45 बजे तक आप नहा धो के तैयार हो जाते हैं और जहां भी आपको जाना है, जब जाना है, फिर कोई ऐसा अड़गंचा ना रहे हमारे माइंड में, कोई ऐसी दुविधा ना रहे कि मैं तैयार नहीं हुआ, मैंने ढंग के कपड़े नहीं पहने, चेंज करना है। आपको जहां जाना है तैयार होकर बैठ जाइए, हल्का फुल्का नाश्ता करना है तो कर लीजिए, लेकिन 6 बजे तक ऑलमोस्ट आप तैयार हो जाना चाहिए। क्या सर हमारे तैयार होने से और नहाने धोने से पढ़ाई का क्या लेना देना है? फिर देखिए आप, अगर आपकी स्कूल 10 बजे लगती है तो 6 से स्कूल पास में, तो 6 से आप 9:30 बजे तक पढ़ सकते हो। अगर स्कूल और दूर है तो 6 से 9 बजे तक पढ़ सकते हो। और
कोई यहाँ जल्दी टाइम करना चाहता है तो 4 बजे उठेगा तो 5 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ का टाइम जो है 5 बजे से कर सकता है। तो सुबह के ये 2, ढाई, 3 घंटे जो होते हैं, अब कोई कहेगा सर 8 बजे का टाइम है, फिर भी 1 घंटा यहाँ पढ़ सकता है, यानी समय आपका वेस्ट नहीं जाता। एक तो वो होता है कि शाम को पढ़ूंगा, सुबह बिल्कुल भी समय नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए यहाँ समय निकल जाएगा। यहाँ आप 2 से कम 2 से लेकर 3.5 घंटे तक सुबह आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा शाम को क्या करें, शाम का सबसे बेस्ट तरीका पढ़ने का है, अगर आप 4-5 बजे सुबह उठते हो तो आप 8 बजे पढ़ने के लिए बैठो, हल्का खाना खाओ और 10:30 बजे तक पढ़ो, अगर आप जल्दी उठते हैं। अब कोई कहेगा नहीं मैं तो इससे ज्यादा पढ़ता हूं, कोई कहेगा मैं तो कम पढ़ता हूं, तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है, लेकिन आप 6 से 9:30 सुबह पढ़ रहे हो तो 8 से 10:30 बजे तक शाम को पढ़ लो। क्या इतने पढ़ने से बहुत कुछ हो जाएगा? इतना पढ़ने से बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ से ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि आप रेगुलर कर रहे हैं सब कुछ, ये आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और इससे इतने इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, इससे इतने फायदे आपको देखने को मिलेंगे कि आपकी जिंदगी में इतने बदलाव होने लग जाएंगे, इतने चेंजिंग होने लग जाएंगे, क्योंकि ये जो रणनीति आप अपना रहे हो ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही कारगर है। तो ये क्या था, पढ़ने का सही समय अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया उसमें आपके प्रत्येक सब्जेक्ट जो मेन ऑप्शनल चलते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपने ले रखा हो, जैसे किसी ने हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी ले रखा हो, किसी ने हिस्ट्री पॉलिटी और इको ले रखा हो, कोई साइंस के बच्चे उन्होंने भी सब्जेक्ट ले रखा हो, सारी चीजें जो है उसमें अपने अकॉर्डिंग इसको आप अप्लाई कर सकते हो। विवेकानंद जी के फॉर्मूले का पक्का ध्यान रखना है, स्वयं के नोट्स जरूर बनाने हैं, इसके अलावा लिखकर जरूर पढ़ना है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण है, भूगोल को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि ज्योग्राफी जो टाइटल हमारा था वो इस बार भूगोल 100 के पार, और वो मेरी जिम्मेदारी है। आपके 100 में से 100 कैसे लाने हैं वो इस बार जिम्मेदारी मैंने ली है। मेहनत आपको वैसे करना है जैसे मैं बताता हूं, और फिर भी आप सफल नहीं होते हैं तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूं। यानी कि इस बार हम इस तरह का भूगोल पढ़ने वाले हैं, कमाल का भूगोल पढ़ने वाले हैं, शानदार तरीके से भूगोल पढ़ने वाले, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, पूरे ब्रह्मांड को सिमटकर हम आपके रजिस्टर में लाके रख देंगे। भूगोल पढ़ने का सही तरीका क्या है और भूगोल को कैसे पढ़ा जाए, तो इसमें महत्वपूर्ण चीज यह है कि भूगोल कहता है कि मुझे बिंदुवार पढ़ो। कैसे? जैसे हिस्ट्री होती है, सवाल आया कि 1857 की क्रांति कैसे हुई थी, तो आपने कह दिया इधर से भाला चले खपाखप, लो आया टपाटप, यानी खून होता है, लो क्या होता है, खून, खून आया टपाटप, भाला चले खपाखप, है ना, इधर से भागे सब खपाखप। तो इस तरह से हम कहानी बना के हिस्ट्री में लिख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत कुछ चल सकता है, लेकिन भूगोल जो है, ज्योग्राफी जो है, वो अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है, समझ का सब्जेक्ट है। इसमें आपको समझ नहीं है तो आप एक शब्द भी नहीं लिख सकते, इसमें आपका समझ का होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं समझ को जो समझ जाए वो सबसे बड़ा समझदार है, और समझ को समझ के जो ना समझे वो सबसे बड़ा समझदार है। ना समझ है वो समझदार नहीं है ना, तो समझ को जो समझ जाए वही समझदार होता है। किस तरह से होता है? भूगोल कहता है बिंदुवार का मतलब है कि मुझे सिस्टमैटिक पढ़ो। अगर आपको ज्वालामुखी आती है, अगर आपको भूकंप का ज्ञान है, तो ही आप पूरी पृथ्वी को समझ पाओगे, तभी आप जान पाओगे कि पर्वत कैसे बनते हैं। अगर आपको ज्वालामुखी का नहीं पता, अगर आपको भूकंप का नहीं पता, तो आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप सुनामी को नहीं जानते हो, अगर आप चक्रवात को नहीं जानते हो, अगर आप तूफानों को नहीं जानते हो, तो आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि डाटा क्या होता है। यानी मैं कुछ चीजें ऐसी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। वनों को पढ़ने के लिए धरातल का ज्ञान होना चाहिए, किस क्षेत्र में कितनी बारिश होती है, वन ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। तो भूगोल कहता है कि बिंदुवार के साथ मेरा क्रमबद्ध अध्ययन भी जरूरी है, क्योंकि मैं एक तरह की साइंस हूं। क्या हूं मैं? एक तरह की साइंस हूं। भूगोल का क्रमबद्ध, विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक तरीके से अध्ययन करना ही हमारी भूगोल के प्रति समझ होती है। इसलिए भूगोल का बिंदुवार टॉपिक वाइज अध्ययन करें। इसके अलावा अपना जो रजिस्टर होता है उसके पीछे के जो 5-7 पेज होते हैं, उसमें क्लास में कोई भी चीज आती है, जैसे मैंने कहा भूकंप नापने का यंत्र सीस्मोग्राफ और रिएक्टर है, आपने पीछे जाके वो नोट करके स्टार करके लिख दिया। जैसे ही मैंने कोई चीज बताई, आप तुरंत जाके महत्वपूर्ण जो चीज होती है उसका एक वोकैबुलरी बना लेते हो, उसकी एक लिस्ट बना लेते हो, और उसको आप चुटकियों में रिवाइज कर डालते हो, तो वो आसानी से आपको याद हो जाएगी।
तो भूगोल क्या कहता है, बिंदुवार और क्रमबद्ध मुझे पढ़ना चाहिए। इसके अलावा भूगोल की एक महत्वपूर्ण बात है, अगर वो चीज हमें नहीं आती तो भूगोल को हम पढ़ नहीं सकते, और वो है मानचित्र का ज्ञान। अब सवाल यह आता है कि मानचित्र ज्ञान का सही तरीका क्या है। सर आपने तो कह दिया मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन मानचित्र को हम पढ़े कैसे, किस तरह से इसको किया जा सकता है, मानचित्र को कैसे पढ़ा जा सकता है। देखो मेरे नौजवान साथियों, मानचित्र कई तरह के होते हैं, मैप कई तरह के होते हैं। थेमेटिक मैप होता है, पॉलिटिक्स मैप होता है, फिजिकल मैप होता है। थेमेटिक जो होता है पर्टिकुलर पूरा खाली होता है, अंदर से ब्लैंक होता है, उसमें एक ही चीज को दर्शाया जाता है। तो वन दर्शाना है भारत के, तो पूरे वनों को दर्शा दिया जाएगा। कृषि दर्शाना है, भारत के एग्रीकल्चर को दर्शाना है, या भारत के क्लाइमेट को दर्शाना है, कहाँ कौन सा मौसम रहता है, कहाँ कितनी रेन बारिश होती है, ये चीजें पर्टिकुलर एक टॉपिक, तो उसको अब साइड में कर देते हैं। एक होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप के अंदर स्टेट जो होते हैं हमारे, उनकी बाउंड्री को दर्शाया जाता है, तो ये भी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक मैप है। तो सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंच गया तो सबको शेयर करते हुए सबसे पहले शॉप पे जाना है और वहां से खाली मैप लेने हैं, जो 1 रुपए के 2 या 3 आते हैं, वो लगभग आप 50-60 लेके आ जाइए और रोज स्टेट भरिए उसके अंदर, और फिर देखो आपको चुटकियों में कैसे मैप याद होता है। मैप यानी मानचित्र ज्ञान का सही तरीका है खाली मैप लेके आ जाइए और रोज एक बैठे बैठे भर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप 50 दिन भर दोगे ना, उस दिन तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे सर आपने ये चीज ऐसे कैसे बता दी, अरब सागर तो इधर है और बंगाल की खाड़ी तो इधर है, क्योंकि आपका क्लियर होता जाएगा। इतनी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये काम कौन करेगा, ये काम आप करेंगे, और ये मेरे से जो वादा कर सकता है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। यानी मानचित्र का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अब कई लोगों को मैंने देखा भूगोल के अंदर एक बड़ा सा ग्लोब लाएंगे, बहुत बड़े बड़े मानचित्र अपने रूम स्टडी रूम में लगाएंगे। मैं कहता हूँ कोई भी मतलब नहीं है, एक अच्छा सा एटलस लेके आ जाओ, मैं बता दूंगा आपको कौन सी एटलस महत्वपूर्ण होती है, किस प्रकार से होती है, और हम जिक्र करते भी रहते हैं। उसके अलावा उस एटलस से देखो और खाली मैप भरते रहो। पहले भारत के स्टेट को भरना सीखो, आप केंद्र शासित प्रदेशों को भरना सीखो, फिर बॉर्डर जो भारत की लगती है उसको भरना सीखो। उसके अलावा किस राज्य में कहाँ है, जैसे राजस्थान में जयपुर, जयपुर, उदयपुर ऐसे भर दिया आपने, यूपी में कानपुर वगैरह, पटना वगैरह ये भर दिया। इस प्रकार से भरना सीखो। एक दिन पूरा इंडिया आपके मैप के अंदर आप बिना देखे भर सकते हो, और ऐसे ही फिर धीरे धीरे वर्ल्ड के मैप को उठा लो। जब हम वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें एशिया भरो, अफ्रीका भरो, दक्षिण अमेरिका भरो, उत्तरी अमेरिका भरो, और धीरे धीरे आप सीख जाते हैं। तो पूरी ज्योग्राफी किस पे टिकी हुई है, मानचित्र पर। तो भूगोल कहता है मुझे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है सबसे पहले बिंदुवार विवरण करो, मेरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़ो, महत्वपूर्ण चीजों को नोट करो, मानचित्र का ज्ञान सबसे पहले डेवलप करो, उसके बाद ही भूगोल समझ में आ पाती है। तो भूगोल तो हम पढ़ ही रहे हैं और इस पे डिस्कस करते आ रहे हैं। इसके अलावा हमने जो 100 का बीड़ा इस बार उठाया है, 100 में से 100 लाने का, उसमें आप लोग सब जो है तैयार हो जाओ। आज हमारी इंट्रोडक्शन और पढ़ने की रणनीति को लेकर जो क्लास थी, यह आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किस चीज को लेकर आप डर रहे हैं, कौन सा डर है जो 1 साल पढ़ने के बाद 11th वालों ने पढ़ा है, 12th में जो है बच्चे वो 11th में पढ़ के आए, कई बच्चे पढ़ रहे, पढ़ाई में ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, उसमें मैं जरूर लेक्चर लेके आऊंगा। तो इस चीज को हमने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से जाना, और आज के इस लेक्चर में हम समझ पाए कि पढ़ना कैसे है। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।